बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासिर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन मोटिवेशन विद सर यासिर। जैसे कि मैंने आप लोग को मैसेज किया था कि मैं आप लोग के साथ जो नम्स का अभी टेस्ट हुआ है उसके जो बायोलॉजी एमसीक्यूज़ है वो विद आंसर की आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं इसका शॉर्टकट डिस्कशन करूँगा अब यहाँ पर, बाकी इंशाल्लाह जब मौका मिला तो मैं इसकी डिटेल 2-3-4 घंटों में डिस्कशन करूँगा, हर एमसीक्यूज़ के रीज़न बताऊँगा और ये। लेकिन चूँकि स्टूडेंट जल्दी जल्दी मैसेज कर रहे कि सर प्लीज़ हमें की चाहिए, तो इस वजह से एक शॉर्ट डिस्कशन मैं आप लोग को कहूँगा। अच्छा, इससे पहले भी मैंने एक टेस्ट रखा था ईटा एक्सपेक्टेड 80 एमसीक्यूज़ ऑफ बायोलॉजी, और मैंने आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया था स्क्रीन पे। तो जितने स्टूडेंट ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है, हमने सारे स्टूडेंट के नंबर सेव किए हैं और उनको वो एमसीक्यूज़ भी सेंड किए हैं। इसके अलावा वीडियोस के लिंक भी हम सेंड करते हैं और वो सारे नंबर हमारे साथ सेव है। और जितने भी स्टूडेंट अब आगे जाकर हमें मैसेज कर रहे हैं तो हम उनके नंबर सेव कर लेते हैं, और जैसे ही हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी एमसीक्यूज़ या टेस्ट वगैरह होता है तो वो हम फ़ौरन सारे स्टूडेंट को सेंड करते हैं और सारे स्टूडेंट को वो मिलता भी है। तो अब भी जिन स्टूडेंट ने हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पे, तो उस पर अब हमें सिर्फ मैसेज करके कह के सेंड एमसीक्यूज़, तो हम बिना सवाल पूछे बस डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज़ सेंड कर देंगे और आपका नंबर हमारे साथ सेव होगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको सेंड करते जाएंगे। और ये जो बायोलॉजी नम्स के जो एमसीक्यूज़ है ये भी मैंने पीडीएफ फॉर्म में सारे स्टूडेंट को तकरीबन सेंड किए हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं मिले तो हमें मैसेज करें, उनको भी मिल जाएंगे। तो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप लोग के पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लास। तो 5 क्लासेस वर्टिब्रेट के दिए गए हैं, फिशेज, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो बर्ड्स में नहीं है लेकिन फिशेज, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स और मैमल्स। हकीकत तो ये है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन सब में होता है, सब में तकरीबन होता है, लेकिन मैमल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इस वजह से इसमें करेक्ट आंसर मैमल है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं अपने नंबर तरतीब से नंबरिंग, जो टेस्ट मैंने आपको सेंड किया है उसी नंबरिंग, मैं नम्स के नंबरिंग आपको नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है द फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल इज़ टू डैश। पेपिलरी मसल आप लोग के पास हार्ट में होते हैं, और हार्ट में जो आप लोग के पास वेल्व्स होते हैं, एवी वेल्व्स, जो आप जिसे वाल्व्स कहते हैं, वेल्व्स है जो भी कहे, तो आप लोग के पास जो वाल्व्स होते हैं एवी वेल्व्स, आप लोग के पास आर्टियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो, तो वो जो अटैच होते हैं हार्ट के साथ, तो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स के साथ ज़रिए अटैच होते हैं, तो उन्हें पेपिलरी मसल कहते हैं। इस मसल का मेन रोल है आप लोग के पास प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आरिकल। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप लोग के पास ये मसल उसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और उसे क्लोज करने में हेल्प करता है आप लोग के पास जो वेल्व्स होते हैं एवी वेल्व्स। तो इसमें आप लोग के पास बी करेक्ट आंसर है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसमें आप लोग के पास ये एमसीक्यूज़ फेडरल फर्स्ट ईयर बुक से उठाया गया है और उसमें एक डायग्राम है, आप 298 पेज पे वो डायग्राम देख सकते हैं। उस डायग्राम से एमसीक्यूज़ उठाया गया है कि आप लोग के पास ब्लड फ्लो किस तरह, तो ये इसमें ए करेक्ट आंसर है कि आर्टियोल से मेट आर्टियोल और फिर आप लोग के पास थोरोफेयर और चैनल के थोरोफेयर के बाद कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक से सिक्रीट होता है, और इसका रोल है 2 चीज़ों में, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में भी रोल है और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में भी रोल है, लेकिन मेन रोल इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में है। हाँ, कैल्शियम भी है। अब इस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी की वजह से विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आती है, और विटामिन B12 का रोल है HB सिंथेसिस में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से कमी की वजह से विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है, डिफिशिएंसी ऑफ RBCR हेमोग्लोबिन। तो इसमें आप लोग के पास स्टमक करेक्ट है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय डैश, पेंक्रियाज, लिवर, स्टमक, डेरेनम, तो स्टमक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो है गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट टेक प्लेस थ्रू डैश, तो स्टोमेटा, मीजोफिल, एंडोडर्म, जाइलम, तो स्टोमेटा के जरिए होता है। आप लोग के पास 90% जो आप लोग के पास ट्रांसपायरेशन होता है वही भी स्टोमेटा के जरिए, और स्टोमेटा क्या है, तो आप लोग के पास जो पोर मौजूद होते हैं, ओपनिंग बिटवीन द 2 गार्ड सेल। ठीक है, स्टोमेटा, तो इसमें आप लोग के पास ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलोकेशन
of organic solute in the plant take place through dash. याद रखिए ट्रांसलोकेटेड मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होती है फूड की, याद रखिए प्लांट में वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो जाइलम के ज़रिए होती है और वो वन वे ट्रैफिक होता है लोअर से अपर पार्ट की तरफ, और जो सल्यूट की ट्रांसपोर्ट होती है वो टू वे ट्रैफिक होता है। ज़रूरत आमतौर पे तो आप लोग के पास लीव्स में ख़ुराक बनते हैं, वहाँ से फिर रूट्स और बाकी पार्ट्स की तरफ आते हैं। लेकिन जब आप लोग के पास ख़ज़ान का मौसम होता है और सारे लीव्स गिर जाते हैं तो फिर आप लोग के पास रूट से फूड अपर पार्ट की तरफ जाते हैं। तो इसमें फ्लोएम में टू वे आप लोग के पास ट्रैफिक होता है, और फ्लोएम जो है उनके मेन सेल वो सीट्यूब सेल होते हैं, द मेन फंक्शनल सेल ऑफ द फ्लोएम। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोग के पास सी है, सीट्यूब सेल। क्वेश्चन नंबर 7, द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है वेन की आसान डिफिनीशन याद रखिए, दोज ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट आर कॉल्ड वेन एंड दोज ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। ये तो हर वेन और आर्टरी पे ये डिफिनीशन परफेक्ट उस पर करेक्ट उतरती है। लेकिन फिर all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery which carry deoxygenated blood from heart to the lungs for oxygenation, and all vein carry deoxygenated blood towards the heart except pulmonary vein which carry oxygenated blood from lungs to the heart। तो इसमें pulmonary vein आता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 8, the cell which play very important role in developing the immunity is immunity is। तो आप कहोगे कि सर मोनोसाइट भी तो इम्यूनिटी, क्योंकि मोनोसाइट से आगे जाकर मैक्रोफेज बनते, जब मोनोसाइट मैच्योर हो जाते इससे मैक्रोफेज बनते, न्यूट्रोफिल भी इम्यूनिटी में रोल और इसमें लिम्फोसाइट भी है। तो सर इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है, लेकिन वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो असल इम्यूनिटी है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, उसमें लिम्फोसाइट का रोल है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की 3 टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। बी लिम्फोसाइट के फिर 2 टाइप्स है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल इज़ द ओनली WBC विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। हमारे पास WBC में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा सेल होते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, बाकी और कोई WBC नहीं बना सकता। और टी सेल में के 4 टाइप्स है, हेल्पर टी, साइटोटॉक्सिक टी, सप्रेसर टी और मेमोरी टी। हेल्पर टी का CD4 सेल, साइटोटॉक्सिक टी का CD8 सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेसल हैव द हाईएस्ट प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में होता है? एओर्टा में 120/80 होता है। एक है प्रेशर और एक है स्पीड ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर और स्पीड अलग है। एओर्टा में 120/80 स्पीड वो प्रेशर होता है, और स्पीड बी हाईएस्ट स्पीड भी एओर्टा में हो 425 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सबसे लोएस्ट स्पीड वो कैपिलरी में होता है 1 मिलीमीटर पर मिनट, और सबसे हाईएस्ट एओर्टा में, सबसे हाईएस्ट प्रेशर एओर्टा में 120/80 mm ऑफ Hg, और सबसे लोएस्ट स्पीड भी आप लोग के पास, सबसे लोएस्ट प्रेशर अगर आप देखें तो वो वेना केवा में तकरीबन 0 तक हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ डैश। ऑटो इम्यून डिजीज है पहले क्या चीज़? व्हेन योर ओन इम्यून सिस्टम अटैक ऑन ओन बॉडी पार्ट्स एंड कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसमें सेल्फ अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ, ये कोई भी नहीं है आप लोग के पास। इसमें सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ है, यानी अपने आप को अपना ही आप मार रहा है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्गन इज कॉल्ड द बॉडी थर्मोस्टेट। आसान एमसीक्यूज है। हाइपोथैलेमस इज आल्सो कॉल्ड थर्मोस्टेट, लेकिन हाइपोथैलेमस के और भी रोल है। हाइपोथैलेमस आल्सो हैव रोल इन कंट्रोलिंग द बायोरिदम। अब बीटा में 2 पॉइंट आ सकते हैं या किसी भी टेस्ट में। एक आप लोग के पास है बायोरिदम को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन, तो वो है मेलाटोनिन, जो पाइनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ब्रेन में होता है। और अगर आज हार्ट का पार्ट, सॉरी ब्रेन का पार्ट, तो वो है हाइपोथैलेमस। इन दोनों का बायोरिदम कंट्रोलिंग में हेल्प है। बाकी थर्स्ट, हंगर वगैरह को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है, जैसे ऑक्सीटोसिन और ADH, ये 2 हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन फिर स्टोर और सिक्रीट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसके अलावा जितने फैक्टर है हार्मोन के, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनके लिए हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन लाइक TRF, ACTRF, GnRH, इस तरह के। सोमेटोस्टेटिन भी हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन तो ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं। तो हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट के अलावा और भी ये मुख्तलिफ फंक्शन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12, द अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लैम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेले इज कंट्रोल बाय।
सोडियम रीएब्जॉर्प्शन डिफ्रान में जहाँ पर भी होती है, दैट इज कंट्रोल बाय अल्डोस्टेरॉन, एंड अल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इन द सोडियम एंड द निफ्रॉन विच आर कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप विच हैव रोल इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, तो अल्डोस्टेरॉन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ बोन फार्मिंग सेल इज कॉल्ड। मैं आपको पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी में आपके लेवल पे जो आपके बुकों में बात जिक्र है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल दो है, स्केलेटल मसल सेल और ऑस्टियोक्लास्ट। बोन के जो सेल है वो है ऑस्टियोक्लास्ट, तो इसमें ऑस्टियोक्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, चीफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, वो पॉलीसेकेराइड है। प्लांट का सेल्यूलोज से बना है, फंजाई का काइटिन से बना है और बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ये सारे पॉलीसेकेराइड है आप लोग के पास। हाँ, कुछ अमाइनो ग्रुप वगैरह भी अटैच होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग के पास सेल्यूलोज तो ग्लूकोज से बना होता है, फंजाई का जो बना होता है उसका यूनिट ग्लूकोसामीन होता है, और बैक्टीरिया के उसमें मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, मुख्तलिफ केमिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट स्टोर द लिपिड। तो याद रखिए आप लोग के पास प्लास्टिड के मेन 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट कलर पिगमेंट होते हैं। ये डिफरेंट कलर में 4 कलर आप मशहूर याद रखिए, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। एक आप लोग के पास रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन, ये 4 कलर बहुत कॉमन है। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से पेटल्स ऑफ द फ्लावर उसमें जो खूबसूरती होती है, आउटर कवर ऑफ द फ्रूट वगैरह। लीकोप्लास्ट रूट में होता है, कलरलेस होता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। लीकोप्लास्ट के फिर 3 मेन टाइप्स है। आप लोग के पास जो अमाइलोप्लास्ट है वो तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, और जो आप लोग के पास प्रोटीनोप्लास्ट है वो प्रोटीन स्टोर करता है, और इलियोप्लास्ट जो है वो लिपिड स्टोर। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, इलियोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो याद रखिए आप लोग के पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा एक्टिव वर्ड जाता रहेगा, वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन 2 प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं। फेडरल के बुक में सेल मेम्ब्रेन में ये जुमला मौजूद है, तो इसमें ऑस्मोसिस करेक्ट है, उसके लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अगर आप ऑस्मोसिस को सही तरीके से समझ जाए तो सेकेंड ईयर होम्योस्टेसिस चैप्टर में आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट एंड डैश। ये बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आउटर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड, इनर मेम्ब्रेन में होता है, बोथ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल, या बिटवीन द बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इसमें सही आंसर ये है कि दोनों लेयर, अगर आप डायग्राम देखें ना नेट पे जाकर, आप गूगल पे जाकर कहीं पर भी सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम, तो आपको ऊपर जो फॉस्फोलिपिड लेयर है या नीचे, दोनों के दरमियान कोलेस्ट्रॉल नज़र आएंगे जो इसको स्टेबल बनाते हैं, और टेम्परेचर की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होता आसानी से कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो इसमें आप लोग के पास सी करेक्ट है, बोथ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 18, फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी अगर आप जब टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यू में एक तो सेल होते हैं, सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन, अक्सर कोलेजन वगैरह। तो ये कोलेजन प्रोटीन वगैरह इस सेल के ज़रिए के साथ तो अटैच होते हैं, ज़्यादातर किस चीज़ के ज़रिए? तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं वो भी अक्सर ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन मेन कंपोनेंट प्रोटीन है। प्रोटीन इन फाइबर के साथ अटैचमेंट करता है। तो आपके यहाँ इस एमसीक्यूज में ऑप्शन है कि ये किसके ज़रिए अटैच, फॉस्फोलिपिड के ज़रिए, कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए, ग्लाइकोलिपिड। तो प्रोटीन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आर्गेनिन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल सिंथेसिस में आसान से एमसीक्यूज है, गोल्जी बॉडी है रोल इन द सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, और सेल वॉल इज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट सेल का डेड पार्ट ये सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन एक्टिव पार्ट है और लिविंग है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल और नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल ड्यू टू द मूवेबिलिटी, लोकोमोशन, और इस प्लांट में एनिमल में मूवमेंट ज़्यादा होती है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द पेयर ऑफ आर्गन विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। तो आप लोग के पास इसमें डी करेक्ट आंसर है लिवर और मसल सेल, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस।
तो याद रखिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी सेलों में यहाँ पर जितने भी है मसल सेल, नर्व सेल, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, तो मैच्योर रेड ब्लड सेल उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि आपके केपीके बुक में एक पॉइंट है, फर्स्ट ईयर के बुक में अगर आप देखें न्यूक्लियस टॉपिक में ऊपर एक टेबल है, उसमें लिखा 22 पेज पुराने बुक में है, 22 पेज में ये आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा है कि आरबीसी के न्यूक्लियस में कितने पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो आप कहोगे कि सर कभी आप लोग हमें कहते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, कभी आप कहते इसमें कितने न्यूक्लियर पोर होते हैं। तो बेटा सही आंसर ये है कि आरबीसी मुख्तलिफ स्टेजों से बना होता है। सबसे पहले स्टेम सेल, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, फिर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बासोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिक्यूलोसाइट और आखिर में फाइनल स्टेज एरिथ्रोसाइट। तो मैच्योर स्टेज में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते, इनिशियल स्टेजेस में होता है। ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ हेमोग्लोबिन आरबीसी न्यूक्लियस लॉस कर देता है। दूसरा रीजन आरबीसी के न्यूक्लियस लॉस करने का ये है कि अगर आरबीसी में न्यूक्लियस होता तो ये इलास्टिक ना होता और ये आसानी से थिन कैपिलरी में न गुजरता। ये तो आरबीसी न्यूक्लियस लॉस कर देता है तो इलास्टिक बन जाता है, थिन कैपिलरी में आसानी से गुजर जाता है। तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। एक और बात याद रखिए, मैंने अपने बुक गोल्डन सीरीज़ में भी ये लिखा है कि आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ मेमिलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस, एम्फीबियन के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 22 मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमिलियन सेल इज वाटर। अगर इसमें ये ऑर्गेनिक वर्ड ना होता, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक यानी मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड होता तो फिर वाटर होता 70%। लेकिन जब यहाँ पर एमसीक्यूज आ चुका है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक तो वाटर निकल गए, वो इनऑर्गेनिक है तो प्रोटीन 18% हमें वाटर के बाद जो है वो 18% प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन ज़्यादा है। और इसके बाद 23 नंबर में है सेकेंड मोस्ट एबंडेंट बायो एलिमेंट। मशहूर बायो एलिमेंट आपको पता होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये होते हैं। ये कितने मकदार में होते हैं तो मोस्ट एबंडेंटली हमें ऑक्सीजन, ये असल में बायोमास है, ऑक्सीजन हमें सबसे ज़्यादा है 65%। उसके बाद कार्बन 18%, तो इसमें करेक्ट आंसर सेकंड वन जो है वो कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10% है और नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग के पास ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन है, तो इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 24 लेसिथिन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फॉस्फेटिक एसिड विद डैश सेरिन, कोलिन, इनेसिटोल और इथेनॉल अमाइन। ये हाई लेवल की बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। आपके पास फॉस्फेटिक एसिड किसे कहते हैं? जब एक फॉस्फेट, एक ग्लाइसिरोल और उसके साथ दो फॉस्फेट मिल जाए और आप लोग के पास एक ग्लाइसिरोल और उसके साथ 3 फैटी एसिड मिल जाए तो ये तो ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब अगर इस ट्राइग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड को निकाल कर उसकी जगह फॉस्फेट लगा दिया जाए, अब ये फॉस्फेटिक एसिड होगा। और अगर इसी फॉस्फेट के साथ आपने कोलिन ग्रुप लगा लिया, आप लोग CH2 N CH3 ठीक है, और स्ट्रक्चर कभी मैं बता दूंगा। अगर कोलिन ग्रुप आपने, कोलिन बहुत जगह पर होते हैं, एसिटाइल कोलिन फर्स्ट डिस्कवर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आप लोग के पास अगर कोलिन ग्रुप इस फॉस्फेटिक एसिड के फॉस्फेट के साथ लगा दिया तो अब इसे फॉस्फेटाइल कोलिन कहते हैं। और इस फॉस्फेटाइल कोलिन का दूसरा नाम है लेसिथिन, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। यहाँ तक लिखा गया है कि जब एक सांप किसी को काट लेता है तो उस सांप के जहर में एक एंजाइम होता है फास्फोलाइपेज, वो जाकर इस लेसिथिन यानी फॉस्फेटाइल कोलिन से एक फैटी एसिड रिमूव कर देता है। तो अब ये जो लेसिथिन था, अब ये लेसिथिन न रहा फॉस्फेट के रिमूवल के बाद, अब इसका नाम हो गया लाइसोलेसिथिन। जैसे किसी शख्स के 2 बच्चे और एक बच्चा कोई भगा के ले जाए तो वो शख्स फिर नॉर्मल नहीं रहता, वो एबनॉर्मल सा बन जाता है, कुछ भी कर सकते अपने बच्चों के लिए। तो लेसिथिन से अगर आपने रिमूव किया, स्नेक के जो विनोम है उसमें एंजाइम है फास्फोलाइपेज, वो रिमूव करता है एक फैटी एसिड, तो लेसिथिन से लाइसोलेसिथिन बन जाता है। और लाइसोलेसिथिन आप लोग के पास अटैक करता है आरबीसी की लाइसिस काज करता है। तो बहुत से स्नेक में यह मैकेनिज्म है। तो लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कोलिन होता है। तो ये MCQs क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एग्जाम्पल है डाइन्यूक्लियोटाइड, का नाम ही काफ़ी है। बाकी 3 बातें अपने साथ याद रखिए, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड है। NAD FAD डाइन्यूक्लियोटाइड है।
याद रखिए NAD में विटामिन B3 होता है, FAD में विटामिन B2 और कोएंजाइम A, ये जो आप लोग के पास है उसमें विटामिन B5। ये जो तीन मैंने बताई ये तीनों कोएंजाइम है, NAD, FAD और कोएंजाइम A। NAD में विटामिन B3 निकोटोनिक एसिड या नाइसिन या निकोटोनामाइड भी कह सकते हैं, विटामिन B3 के डिफरेंट फॉर्म है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, वो आप लोग के पास FAD में होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड ये आप लोग के पास कोएंजाइम A में है, क्योंकि आपको पता है विटामिन B के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B7, B9, B12, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामिन, ये इसके जनरल नेम है। तो क्वेश्चन आप लोग के पास क्या हुआ यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 26, what would be the number of nucleotide for a protein molecule of about 142 अमाइनो एसिड। सिंपल सी बात है, एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोडान होता है और एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 142 अमाइनो एसिड में कितने, उसके लिए कितने कोडान होंगे, तो यानी कितने कोडान होंगे तो कोडान तो वही 142 होंगे, लेकिन फिर इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 3 में आप ज़रा दे दे 426 आएंगे आप लोग के पास, तो इसमें 426 इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर MCQs, द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज डेट, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो अगर आप मेम्ब्रेन देखें तो इसमें मेन कंपोनेंट तो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, तो लिपोप्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं 60 to 80%, लिपिड उसमें स्मॉल अमाउंट में होते हैं उससे थोड़े से, लेकिन दोनों मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटेचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल MCQs है ये। नॉन प्रोटीन पार्ट जब एंजाइम के साथ अटैच होता है उसे तो हम कोफैक्टर कहते हैं, लेकिन अगर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट हो तो फिर उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये इनऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम नहीं है। और फिर जो आप लोग के पास यानी कुछ लूजली अटैच होते हैं और कुछ आप लोग के पास वो अटैच होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं होते। तो ये जो एक्टिवेटर होते हैं मेटालिक एक्टिवेटर, ये लूजली बाउंड होते हैं आप लोग के पास एंजाइम के साथ, ज़रूरत पूरे करने पे बाद में रिमूव हो जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में पहले यूज़र के साथ मैग्नीशियम अटैच होता है। जिंक आप लोग के पास एक एंजाइम के साथ अटैच होती है, ये मैं सेकेंड KPK बुक के सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में लास्ट टॉपिक है जिंक, इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक, वहाँ से उठा रहा हूँ कि जिंक एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस तरह मुख्तलिफ आप लोग के पास मेटल्स होते हैं, तो यह एक्टिवेटर मीन मेटालिक एक्टिवेटर आप लोग के पास इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है ना, ये अक्सर अटैच होता है आप लोग के पास, स्ट्रॉन्गली अटैच होता है और आप लोग के पास आसानी से डिटैच नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन इनहिबिटर, ये भी बेहद अजीब MCQs है, बहुत ज़्यादा, इसमें आप बहुत गलती करेंगे और इसके लिए आप फेडरल बुक को आप देखेंगे तब आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन है व्हेन इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, तो आप लोग के पास एक बात तो क्लियर है कि अगर इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, और अगर अदर रीजन में अटैच होगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा। तो इस MCQs के ऑप्शन में है कि इसमें दो अजीब बातें हैं। व्हेन इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट एंड अल्टर इट्स स्ट्रक्चर देन इट इज़ कॉल्ड, कि इनहिबिटर ऐसा भी हो कि एक्टिव साइट के साथ अटैच ना हो, यानी वो कम्पिटिटिव ना हो, नॉन कम्पिटिटिव। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में फिर 2 टाइप्स है, कुछ सिर्फ एंजाइम के साथ अटैच होकर टेम्परेरी इनहिबिट करते हैं और कुछ परमानेंटली अटैच होकर उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में फिर 2 टाइप्स है, रिवर्सिबल जो सिंपली अटैच हो जाते हैं सिर्फ इनहिबिट करते हैं, और एक है इरिवर्सिबल जो परमानेंट अटैच होकर उसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों के पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर के फिर 2 टाइप्स है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो उनमें भी फिर ये कौन सा है, ये इरिवर्सिबल है। अगर आप यहाँ कम्पिटिटिव इनहिबिटर करेक्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगा कि कम्पिटिटिव में तो रिवर्सिबल भी है और वो तो अल्टर द एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को भी चेंज करें, तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, साइनाइड
are potent poison of living organism and can kill the inhibiting the essential for cellular dish cellular। यानी साइनाइड आप लोग के पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं जो हाई लेवल की बायोकेमिस्ट्री में जिक्र है, वो जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट कम्प्लेक्सेस ऑफ एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उनको जाकर ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व। फीडबैक इनहिबिशन इसे कहते हैं ना कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे एक्ट करके उससे प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट हद से ज़्यादा बन रहा है, तो वही प्रोडक्ट फिर आकर इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो जाता है और इसे कहते हैं कि बस करें ना, बहुत ज़्यादा बन गया है। तो ये जो आप लोग के पास प्रोडक्ट बन रहा होता है, ये इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होकर उसे इनएक्टिवेट कर देता है, इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा ऐसे एंजाइम है जो फीडबैक इनहिबिशन के ज़रिए ब्लॉक होते हैं, तो इसमें आप लोग के पास एलोस्टेरिक साइट इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट नीड अ कोफैक्टर। किस एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन ए हेक्सोकाइनेज, उसको तो ज़रूरत है, हेक्सोकाइनेज को मैग्नीशियम की। बी पेप्सिन है, पेप्सिन को किसी कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है। सी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। आज आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जिस एंजाइम के साथ डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आएगा अक्सर 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 उस एंजाइम को या इस एंजाइम को किसी कोएंजाइम की ज़रूरत होगी, या एनएडी की या फेडी की या कोएंजाइम ए की। आप सर्च करें, मोस्टली आपको वो एंजाइम जिसमें डिहाइड्रोजिनेज का वर्ड होगा उसमें आपको किसी कोएंजाइम की ज़रूरत होगी, या एनएडी या फेडी या आप लोग किसी और कोएंजाइम की, लेकिन ज़रूरत ज़रूर होगी। इसके अलावा आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर, तो इसमें पेप्सिन को किसी की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ एनदर मॉलिक्यूल having a shape very similar to enzyme substrate bind to the active site, अगर शेप उसका किस तरह सबस्ट्रेट की तरह, it would then dash the enzyme, तो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, तो ये इनहिबिट ही होगा। तो क्या ये देखिए, if another molecule having a shape very similar to enzyme substrate bind to the active site, it would then dash the enzyme function, क्या करेगा, तो इनहिबिट करेगा ना आप लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 34, मायोफिब्रिल when the muscle fiber contain thick and thin filament made up of, तो थिक फिलामेंट मायोसिन से, थिन फिलामेंट एक्टिन से बने होते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। वर्टिब्रे ऑफ द नेक रीजन जो है इसे सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, ये तो बच्चों वाले एमसीक्यूज आपको पता है ना। क्वेश्चन नंबर 36, विच वर्टिब्रे टुगेदर आर पेल्विक वर्टिब्रे, नीचे, तो आप लोग के पास सबसे नीचे दो किस्म के वर्टिब्रे हैं। देखिए पहले तो सर्वाइकल होते हैं, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, सेक्रल और कोक्सीजल जो वर्टिब्रे है ये दोनों मिलकर टेल बोन बनाते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली आप पेल्विक वर्टिब्रे भी कह सकते हैं। अब आप लोग के पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37, द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द स्पाइनल नर्व्स इज डेट। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के पास। आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन अबाउट स्पाइनल नर्व्स इज डैश, 33 पेयर गलत, 31 पेयर। मोस्टली मिक्स्ड नर्व्स गलत, क्योंकि आपके फेडरल बुक में मौजूद है और बाकी बुकों में भी कि एक वर्ड है मोस्टली और आल के वर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोस्टली का मतलब कि ज़्यादातर, लेकिन उसमें कुछ और भी है। लेकिन सही बात यह है कि स्पाइनल नर्व जितने भी हैं ना वो सारे के सारे क्या है आप लोग के पास, वो मिक्स है। इन्होंने मोस्टली मिक्स लिखा है, गलत है, सारे में मिक्स है। और आप लोगों के पास स्पाइनल नर्व की तीसरी बात जो है वो है, यह लिखी है डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी न्यूरॉन। तो डोर्सरी यानी डोर्सल रूट जो होता है उसमें सेंसरी न्यूरॉन, ये भी करेक्ट है। और वेंट्रल रूट कंटेन मोटर न्यूरॉन, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है। और ये फेडरल बुक में मैं आप लोगों को पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। ये आप लोग के पास इसमें COD दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ नम्स वालों से गलती हुई है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आप बुक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विद इन द क्रोमोसोम ईच क्रोमेटिड कंटेन डैश DNA मॉलिक्यूल। पहले तो मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर बनाकर पेश करता हूँ कि आप लोग के पास डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम जो होता है ना, ये वाला, इसमें आप लोग के पास 2 क्रोमेटिड है। और इस 2 क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम सबसे पहले इस तरह नहीं होता, बल्कि सबसे पहले इस तरह होता है, ये जो सिंगल क्रोमेटिड है आप लोग के पास। तो सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम में पहले एक DNA होता है, फिर DNA रेप्लिकेशन के बाद ये डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम ये भी 1 है, ये भी 1 है।
लेकिन इसमें ये सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम है, ये डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम। इसमें 1 डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल, तो हर एक क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने क्रोमोसोम इन डीएनए में सिर्फ क्रोमोसोम पे तकरीबन 6-7 लेक्चर दिए हैं। उसमें बेहद कीमती बातें क्रोमोसोम के बारे में बताई है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो हर क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 38 में 1 करेक्ट है। Modification of organization of the basic pentadactyl limb structure found in the vertebrate provide good evidence for the principle of Bayes. Convergent evolution, आप लोग के पास ये जितने भी हमारे पास एनिमल है जो पेंटाडेक्टाइल है, 5 डिजिट होते हैं, उंगलियां वगैरह इस तरह के, वो 5 हो, तो अक्सर अगर आप देखें तो ये लैंड एनिमल में होते हैं, और लैंड एनिमल की ये एक एडाप्टेशन है। और जब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल आकर एक जगह पर रहते हैं और एक किस्म के एडाप्टेशन करते हैं, तो इसे आप लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। और अगर डिफरेंट जगह पर जाकर डिफरेंट एनिमल डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं, तो सेम यानी एनिमल ऑफ द सेम ग्रुप आप डिफरेंट, या प्लांट्स कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम ग्रुप डिफरेंट जगह पर जाकर वहाँ की मुख्तलिफ एडाप्टेशन करते हैं, तो ये है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। Question number 40. Which one of the following is a genetic disorder in which abnormally thick mucus is produced in the lungs? In simple सी बात, cystic fibrosis जेनेटिकल डिसऑर्डर है। जेनेटिकल में फिर ऑटोसोमल है, क्योंकि इसका जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, और ऑटोसोमल रिसेसिव है। और इसके अलावा इसका जीन फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 1989 में, और ये जीन का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन